कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था। तभी अचानक विक्टोरिया नाम की एक औरत उसके सामने आई और कुछ अजीबोगरीब कोड बोलने लगी, लेकिन बेचारे माइक को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह औरत कर क्या रही है। उसने पूछा कि कुछ चाहिए आपको, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। वह बार बार उसी कोड को दोहराती रही। आखिरकार माइक के दिमाग में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे उसके अंदर की कोई पुरानी याद धीरे धीरे जाग रही हो। विक्टोरिया की बातें सुनने के बाद भी माइक के चेहरे पर कोई बदलाव नजर नहीं आया। आखिर में वह उसे परेशान करने के लिए माफी मांगकर निराश होकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब माइक स्टोर के किचन में नूडल्स बना रहा था, तभी उसकी नजर पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी कार के पास घूम रहे दो अजीब आदमियों पर पड़ी। माइक तुरंत उनके पास गया और पूछने लगा कि वह वहां क्या कर रहे थे, लेकिन बात देखते ही देखते बिगड़ गई। उनमें से एक आदमी ने अचानक चाकू निकाल लिया। उसी पल माइक के अंदर कुछ अजीब सा जाग उठा, जैसे उसके शरीर ने बिना सोचे समझे खुद ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया हो। अगले ही पल उसने ऐसी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स दिखा दी जिनसे वह खुद भी अनजान था। कुछ ही पलों में उसने दोनों आदमियों को मार गिराया। यह सब देखकर माइक बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड मिया को फोन किया कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है और उनमें से एक को तो मैंने चम्मच से मारा है, पता नहीं कैसे। जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड मिया वहां पर पहुंच गई, लेकिन अपने सामने यह मंजर देखकर वह भी सन रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही पलों में इतना सब कैसे हो गया था। अब तक माइक की जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो मिया के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। उसने चुपके से एक एंगेजमेंट रिंग भी खरीद ली थी और उसे प्रपोज करने के लिए एक रोमांटिक ट्रिप की पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सब कुछ बिगड़ गया। फ्लाइट पकड़ने से पहले ही माइक को अचानक एक बहुत तेज पैनिक अटैक आ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बाथरूम में जाकर बीमार पड़ गया। इसी वजह से दोनों को अपनी फ्लाइट मिस करनी पड़ी। बाद में घर लौटते वक्त माइक बार बार मिया से माफी मांग रहा था, लेकिन मिया ने प्यार से उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सब ठीक था। इसके बावजूद माइक खुद को ही दोष देता रहा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मिया उसकी इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उसके साथ क्यों थी। तभी अचानक रास्ते में शेरिफ वॉट्स नाम के पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी रोक ली। वॉट्स पहले से ही माइक की एंजाइटी के बारे में जानता था, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वह उसका मजाक उड़ाने लगा। तब मिया ने पूछा कि हमें क्यों रोका है यहाँ पर, क्या किया है हमने? तो शरीफ ने कहा कि अपना बोलने का तरीका ठीक कर लो, वरना पूरी रात जेल में सड़ोगे दोनों। आखिरकार जब उसके पास उन्हें रोकने की कोई वजह ही नहीं थी, तो उसने दोनों को जाने दिया। खैर, घर पहुंचने के बाद माइक ने महसूस किया कि मिया ट्रिप कैंसिल होने की वजह से काफी उदास थी, इसलिए उसने उसका फेवरेट गाना चलाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। इसी दौरान उसने चुपके से एंगेजमेंट रिंग भी निकाल ली ताकि वह उसे प्रपोज कर सके। लेकिन तभी किचन में काम करते हुए मिया का हाथ थोड़ा सा जल गया, जिस वजह से उसे अपना प्रपोजल का आइडिया थोड़ा टालना पड़ा। खैर, फिर अगले दिन तेज बारिश के बावजूद माइक अपनी ड्यूटी के लिए लोकल स्टोर पहुंच गया। फिर कुछ देर बाद ब्रेक के दौरान वह बाहर साइन बोर्ड बदलने और चुपके से सिगरेट पीने के लिए निकला, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त आसमान में घूम रहा एक सैटेलाइट उसकी पहचान कर चुका था। सैटेलाइट ने उसे अल्ट्रा प्रोग्राम से जुड़ा हुआ टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि लैंगली में एजेंट विक्टोरिया को एक कोडेड मैसेज मिला। उस मैसेज में साफ लिखा था कि अगले 24 घंटों के अंदर माइक को मार दिया जाएगा। साथ ही विक्टोरिया को सख्त हिदायत दी गई कि तुम किसी तरह की टांग मत अड़ाना इस मिशन में। मगर विक्टोरिया ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। उसने याद दिलाया कि उन्होंने माइक की हिफाजत करने का वादा किया था, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई और अगले ही पल सामने वाले ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। आखिर में वह बेहद गुस्से में अपने कलीग मैक्स हंटर के ऑफिस में घुस गई। दोनों के बीच माहौल काफी तनाव भरा था। दरअसल विक्टोरिया वाइसमैन प्रोग्राम की हेड थी, जबकि हंटर टफ गाय प्रोग्राम संभाल रहा था। माइक उस पुराने अल्ट्रा प्रोग्राम का आखिरी जिंदा मेंबर था, जिसे विक्टोरिया ने पहले ही बंद करवा दिया था और अब उसी माइक को मारने का फैसला लिया गया था। विक्टोरिया ने हंटर से पूछा कि आखिर वह माइक को क्यों मरवाना चाहता था, जिस पर हंटर ने सीधा सीधा जवाब दिया कि माइक शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रोटोकॉल में साफ लिखा है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसी वजह से वह अब खत्म किए जाने वाले टारगेट्स की लिस्ट में आ चुका था। मगर विक्टोरिया ने इस फैसले का फिर से विरोध किया, लेकिन हंटर ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? जो मेरा काम है वह मैं करूंगा। अगले दिन माइक सुबह जल्दी उठ गया। आज वह काफी उत्साहित था, क्योंकि उसे अपने दोस्त रोज से मिलकर प्रपोजल के लिए पटाखे खरीदने थे। बाद में जब वह कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था, तभी अचानक विक्टोरिया वहां आ पहुंची और फिर कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। उसने कुछ खास कोड बोलकर माइक की शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया ताकि वह अपनी जान बचा सके। कांड होने के बाद माइक और मिया सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है
कि तभी पुलिस वहां पर आ गई। उधर हंटर को खबर मिली कि उसके 2 ट्रेंड आदमियों को माइक ने सिर्फ 1 चम्मच की मदद से मार डाला था। यह सुनते ही हंटर को तुरंत शक हो गया कि विक्टोरिया ने माइक की छुपी हुई शक्तियां एक्टिवेट कर दी थी। इसीलिए अब उसने बिना देरी किए पूरे शहर को लॉकडाउन करने का ऑर्डर दे दिया। फिर कुछ ही देर बाद माइक और मिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन हंटर यही नहीं रुका, उसने सीधा पुलिस स्टेशन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इस मिशन के लिए उसने अपने 2 खतरनाक एजेंट्स क्रेन और सैम को भेजा। दोनों तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उधर पुलिस स्टेशन में माइक ने मिया को विक्टोरिया और उसके बोले गए अजीब कोडवर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि अब उसे पिछले 94 मिनट्स की हर छोटी से छोटी बात बिल्कुल साफ याद आ रही थी। इसी दौरान शेरिफ वॉट्स ने माइक से पूछताछ शुरू कर दी। उसने सीधा सवाल किया कि क्या उन दोनों की मौत का जिम्मेदार वही था। लेकिन तभी मिया बीच में बोल पड़ी। उसने साफ कहा कि माइक ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यह सब किया था। तभी अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी बीच वॉट्स को किसी बड़ी गड़बड़ की खबर मिली। एक डेप्यूटी माइक और मिया को होल्डिंग सेल की तरफ लेकर जा ही रहा था कि तभी क्रेन ने पुलिस स्टेशन पर धुआंधार गोलियां बरसा दी। अचानक हुए हमले से सब पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं वॉट्स और एक डेप्यूटी तुरंत एक कमरे में छुप गए और कैन का सामना करने की प्लानिंग करने लगे। वहां मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सैम तुरंत माइक की तरफ बढ़ा और माइक की हिफाजत कर रहे डेप्यूटी को उसने बिना किसी रहम के गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। इधर माया ने भी हिम्मत दिखाते हुए सैम का हथियार छीन लिया था, लेकिन अगले ही पल सैम ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। इसके बाद सैम सीधा माइक पर टूट पड़ा और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर माइक और मिया सेल से बाहर निकल आए और उल्टा सैम को वहां अंदर बंद कर दिया। उधर कैन की अंधाधुंध फायरिंग के बीच शेरिफ वॉट्स और दूसरा डेप्यूटी बुरी तरह फंस गए थे। कुछ ही पलों में वह दोनों उसके हमले का शिकार बन गए। फिर क्रेन जैसे ही वॉट्स को खत्म करने वाली थी, तभी उसकी नजर भागते हुए माइक और मिया पर पड़ गई। उसने बिना देरी किए उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन आखिरी हिम्मत जुटाकर वॉट्स ने कैन की टांग को एक कुर्सी से बांध दिया। फिर गुस्से में क्रेन ने तुरंत माइक की तरफ एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन माइक ने बिना वक्त गवाए उस ग्रेनेड को पुलिस स्टेशन की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा पुलिस स्टेशन हिल गया। धुआं चटने के बाद माइक सीधा कन के सामने आकर खड़ा हो गया और एक ही जबरदस्त वार करते हुए उसे खत्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया ने हंटर से संपर्क किया। असल में हंटर ने पूरे शहर के इकलौते एग्जिट को वायरल बीमारी के फैलने का बहाना बनाकर सील कर दिया था। उसने विक्टोरिया को बताया कि उसके दोनों ट्रेंड एजेंट्स मारे जा चुके थे, लेकिन विक्टोरिया ने साफ कह दिया कि अब वह हंटर के इस पूरे प्लान को खत्म करके ही दम लेगी। इधर मिया घबराकर माइक से कहने लगी कि उन्हें तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन माइक ने उसे याद दिलाया कि इस वक्त उसकी हालत पहले ही बहुत नाजुक थी। यह सब देखकर मिया का हौसला टूटने लगा। तब माइक ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वह दोनों उसकी कार से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचे तो अचानक उसमें जोर का ब्लास्ट हो गया। दरअसल सैम और क्रेन पहले ही उस कार में बॉम्ब फिट कर चुके थे। एक पल में ही उनकी भागने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और वह पहले से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गए। उधर विक्टोरिया भी ब्लास्ट से तबाह हुए पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई थी। वहां कन की लाश देखकर उसका दिल बैठ गया। अब सच का पता लगाने के लिए उसने तुरंत अपने पुराने असिस्टेंट एजेंट पीट से संपर्क किया और उसे हंटर के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। लेकिन विक्टोरिया के दिमाग में एक और बात चल रही थी। उसे लग रहा था कि हंटर के स्ट्रॉन्गमैन एजेंट्स जरूरत से ज्यादा शोर मचा रहे थे। इसलिए उसे शक हुआ कि हंटर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जरूर कुछ गड़बड़ थी। इसीलिए उसने पीट से एक खास लोकेशन पर हथियार एयर ड्रॉप करवाने की गुजारिश की, लेकिन पीट इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। तब विक्टोरिया ने मजबूरी में उससे मदद की भीख मांगी और बताया कि हंटर उसे इसी शहर में फंसाकर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उधर हम देखते हैं कि माइक और मिया की कार में बैठकर रोज के घर की तरफ निकल पड़े थे। फिर रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त अचानक माइक के दिमाग में उसके बचपन की धुंधली यादें चमकने लगी। इन यादों ने उसे बुरी तरह उलझा दिया और वह खुद ही सोचने लगा कि आखिर वह असल में कौन था। हैरानी की बात यह थी कि उसे अचानक बंदूकों और बॉम्ब्स के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। वह सोच में पड़ गया कि कहीं मैं लड़ने के लिए बनाया हुआ कोई रोबोट तो नहीं हूँ। तभी अचानक रोज अपनी छुपने की जगह से बाहर आ गया। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वह बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने शहर में फैल रही अजीब अफवाहों के बारे में सुन लिया था। वहीं दूसरी ओर हंटर हेलीकॉप्टर से शहर में उतर गया था। उसके स्ट्रॉन्गमैन एजेंट्स पहले से ही एक ट्रक के अंदर मशीनों की तरह तैयार खड़े थे। उन्हीं के बीच सैम भी मौजूद था,
जो पुलिस स्टेशन के धमाके के बाद भी जिंदा बच गया था। इतना ही नहीं, वह मुस्कुराते हुए माइक के साथ हुई पिछली लड़ाई में टूटे हुए अपने दांत भी दिखा रहा था। खैर, इधर रोज ने माइक के हाथों की हैंडकफ्स खोल दी थी, लेकिन उसने साफ कहा कि जिस मुसीबत से माइक भाग रहा था, कहीं वह उसके घर तक न पहुंच जाए। फिर कुछ ही देर बाद वहां 2 और आदमी आए, जिनके नाम बिग हॉल और क्विंसन थे। माइक उन दोनों को फैंटेसी फुटबॉल लीग की वजह से पहले से जानता था। तब रोज ने सबको बताया कि पूरे शहर में वायरल बीमारी फैलने के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। अपनी बात साबित करने के लिए उसने टीवी पर चल रही एक न्यूज रिपोर्ट भी दिखा दी। रिपोर्ट देखते ही सबके होश उड़ गए। असल में न्यूज में माइक और विक्टोरिया को ही इस बीमारी का जिम्मेदार बताया जा रहा था। यह सब देखकर माहौल और भी ज्यादा तनाव से भर गया। माइक का गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी थी। घबराहट में उसने पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश की, लेकिन रोज ने उसकी घबराहट को वायरस के लक्षण समझ लिया और तुरंत उस पर बंदूक तान दी। मगर अगले ही पल माइक ने अपनी तेज रिफ्लेक्सेस की मदद से रोज की बंदूक छीन ली, लेकिन उसने तुरंत माफी मांगते हुए वह बंदूक वापस भी कर दी ताकि बात और न बढ़े। इसके बाद रोज उन दोनों को अपने बेसमेंट में ले गया और अंदर बंद कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह बेसमेंट असल में एक छुपा हुआ डिस्को क्लब निकला। उधर विक्टोरिया को पीठ के भेजे हुए हथियार सही सलामत मिल गए थे। उसके साथ कुछ फाइल्स भी थी, जिनमें हंटर के स्ट्रॉन्गमैन प्रोग्राम की सच्चाई लिखी हुई थी। उन फाइल से पता चला कि हंटर जानबूझकर मानसिक रूप से असंतुलित लोगों को स्ट्रॉन्गमैन बना रहा था। अब धीरे धीरे विक्टोरिया के सामने पूरी साजिश की तस्वीर साफ होने लगी। इसी बीच हंटर ने पीट से संपर्क किया। उसे हथियारों की एयर ड्रॉप के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने पीट को ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि उस सच्चाई दुनिया के सामने लाने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन पीट डर चुका था, इसलिए उसने विक्टोरिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इधर बेसमेंट में मिया को छत के पास एक ऐसा रास्ता मिल गया जिससे वह लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन माइक ने बाहर निकलने से मना कर दिया। दरअसल वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि मिया को शादी के लिए प्रपोज कर सके, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हंटर उनकी लोकेशन ढूंढ चुका था। उसने तुरंत न्यूटन, रॉय और सैम को उनके पीछे भेज दिया और इस बार उनका सबसे खतरनाक हथियार एक जहरीली गैस थी। कुछ ही देर में किलर्स ने रोज के घर पर गैस अटैक कर दिया और इसके बाद वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में रोज, क्विंसन और बिग हॉल की गोली लगने से मौत हो गई। इसी बीच एक किलर ने माइक पर हमला कर दिया था, लेकिन माइक ने भी उसका डट का सामना किया और आखिरकार उसने उस अटैकर को हरा दिया। उधर अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मिया ने उस किलर का गैस मास्क छीन लिया था। फिर उसने माइक के साथ वहां से निकलने की कोशिश की। जाते जाते उसने उस अटैकर को गोली मारकर खत्म भी कर दिया, लेकिन तब तक जहरीली गैस माइक के शरीर पर अपना असर दिखाने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह बेहोश होने लगा। अब मिया तुरंत समझ गई कि हालात बहुत खराब थे। उसे उस गैस के बारे में पहले से सब कुछ पता था, इसलिए उसने बिना देरी किए माइक को एंटीडोट दे दिया। साथ ही वह लगातार उसे जगाए रखने की कोशिश करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर माइक इस वक्त सो गया तो शायद कभी दोबारा ना उठ पाए। वहीं बेहोशी और होश के बीच झूलते हुए माइक को कुछ अजीब यादें दिखने लगी। उसे मिया के साथ बिताए हुए ऐसे लम्हे याद आ रहे थे जो असल में कभी हुए ही नहीं थे। यह सब देखकर वह और भी ज्यादा उलझ गया। जब आखिरकार उसे पूरी तरह होश आया तो उसने मिया से सीधा सवाल किया। उसने पूछा कि उसे उस गैस के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी और सबसे बड़ी बात, वह असल में कौन था। घबराई हुई मिया के पास अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उसने कबूल किया कि वह असल में एक एजेंट थी। पिछले 5 सालों से उसकी ड्यूटी माइक की देखभाल करना और उस पर नजर रखना था। यह सच सुनकर माइक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और अगले ही पल वह गुस्से में वहां से भागकर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। तभी मिया भी उसके पीछे भागी और बार बार उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन माइक उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी, उनका प्यार, सब कुछ झूठ था। मिया उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अभी मैं सब कुछ सच बता रही हूँ। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी ने उनकी कार को जोर की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनकी कार हवा में पलटकर सीधी उलट गई। कार पलटने के तुरंत बाद सैम ने मिया को गाड़ी से बाहर घसीट लिया और उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली। उसने बताया कि मुझे ऑर्डर मिला है, तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाना है वापस। इतना कहकर उसने मिया को बेहोश कर दिया। फिर उसने माइक की तरफ बंदूक तानते हुए कहा कि बेटा, तेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। उसने माइक को वहीं छोड़ दिया और मिया को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। जाते जाते उसने पूरी कार पर पेट्रोल छिड़क दिया। कुछ ही पलों में गाड़ी आग की लपटों से घिर गई, लेकिन इसी दौरान विक्टोरिया चुपके से वहां पहुंच गई। वह माइक की मदद करने के लिए तैयार थी। उधर सैम ने मिया को होश में लाया
ताकि वह अपनी आंखों के सामने कार को धमाके के साथ उड़ते हुए देख सके, और अगले ही पल गाड़ी एक भयानक ब्लास्ट के साथ फट गई। इसके बाद सैम मिया को घसीटकर हंटर के पास ले गया। मिया ने हंटर से पूछा कि तुम्हें इतना कुछ करने की ऑथराइजेशन तो नहीं मिल सकती, किस बेसिस पर कर रहे हो तुम ये सब? इस पर हंटर ने जवाब दिया कि पिछले 5 सालों से वह हर सच्चाई से अनजान थी। उसने बताया कि माइक एक खुफिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और उसके साथ बिताए गए 5 साल सिर्फ एक झूठी जिंदगी का हिस्सा थे। हंटर ने यह भी कहा कि माइक अब मर चुका था और माया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि वह भी सीक्रेट को किसी को न बता सके। हंटर के लिए यह सब अपने करियर को और आगे बढ़ाने का एक मौका था। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ विक्टोरिया ने वक्त रहते माइक की जान बचा ली थी। जब उसने माइक से पूछा कि क्या वह उसे पहचान रहा था, तो माइक मजाक में बोला कि कहीं वह उसकी माँ तो नहीं थी। लेकिन विक्टोरिया ने तुरंत इस बात को हंसी में टाल दिया। इसके बाद उसने माइक को उसके अतीत की एक काली सच्चाई बताई। उसने बताया कि जब माइक सिर्फ 18 साल का था तब उसे ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसी वक्त विक्टोरिया ने उसे वाइसमैन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम में भर्ती किया था। उस प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों में सिर्फ माइक ही सफल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इसीलिए विक्टोरिया ने एक मुश्किल फैसला लिया और उसने पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया। साथ ही माइक की सारी यादें मिटा दी और उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। ये सब सुनकर माइक टूट सा गया। उसे लगा कि उन लोगों ने उसका दिमाग हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। लेकिन विक्टोरिया ने समझाया कि उसके पैनिक अटैक्स और बार-बार होने वाली उलझन कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर उसके दिमाग में लगाए गए सुरक्षा के सिस्टम्स थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी हिफाजत हो सके। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। उधर हंटर भी इस नए झंझट से बुरी तरह गुस्से में आ गया था। माइक की फाइल डिलीट करने की कोशिश करते हुए उसने पीट को तुरंत कॉल किया और उनकी लोकेशन पर एक ड्रोन भेजने का हुक्म दे दिया। इधर मिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसे दोबारा पकड़ लिया गया। उधर ड्रोन उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ हंटर ने अपने मिलिट्री कोऑर्डिनेटर ओटिस और स्ट्रॉन्गमैन बीटल को भी माइक के घर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ माइक अब भी सच मानने को तैयार नहीं था। विक्टोरिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माइक ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही माइक ने सिगरेट जलाई, विक्टोरिया राइफल लेकर घर के बाहर पहरा देने लगी। इसी दौरान उसने माइक को बताया कि मिया का असली मिशन सिर्फ इतना था कि वह उसकी जिंदगी को दोबारा नॉर्मल बना दे और फिर वापस लौट जाए। लेकिन मिया ने ऐसा नहीं किया। उसने माइक के लिए अपना करियर और सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि उसे हमेशा माइक की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। तभी अचानक बीटल ने विक्टोरिया पर हमला कर दिया, लेकिन माइक ने बिना देरी किए उसकी मदद की और बीटल को जोर का धक्का देकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। इसी बीच ओटिस ने उसे देख लिया और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। साथ ही वह लगातार हंटर को पूरी सिचुएशन की जानकारी भी देता रहा। हंटर ने तुरंत उनकी लोकेशन पर ड्रोन स्ट्राइक करने का हुक्म दे दिया और अगले ही पल घर के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ओटिस लगातार माइक पर गोलियां बरसा रहा था। इसी दौरान बीटल भी दोबारा घर के अंदर लौट आया और खतरा और भी बढ़ गया। वह दोनों मिलकर माइक पर अचानक हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विक्टोरिया ने मौका देखते ही बीटल को गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उधर ड्रोन भी उनकी लोकेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तभी हंटर ने हमले का ऑर्डर दिया, लेकिन पीट की हिम्मत जवाब दे गई। वह ड्रोन से हमला कर ही नहीं पाया। इधर ओटिस लगातार किचन में फंसे हुए माइक पर हमला कर रहा था। तभी माइक की नजर उसके पास में पड़े हुए एक फ्राइंग पैन पर गई। उसने तुरंत उस पैन को उठाया और बड़े हिसाब से ओटिस की तरफ उछाल दिया। उधर पीट बुरी तरह घबरा चुका था। उसे पता था कि अगर उसने हंटर की बात नहीं मानी तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर भी उसने ड्रोन से हमला करने से इनकार कर दिया। जल्द ही ड्रोन बिना हमला किए उनके ऊपर से निकल गया। इसके बाद पीट ने मजबूरी में हंटर के सीनियर ऑफिसर मिस्टर क्रूगर से संपर्क किया। खबर मिलते ही मिस्टर क्रूगर तुरंत अपने प्राइवेट जेट से निकल पड़ा। उधर हंटर की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। उसकी पूरी सपोर्ट टीम को शहर छोड़ने का ऑर्डर मिल चुका था। अब वह लगभग अकेला पड़ गया था। इसी बीच हंटर ने माइक को फोन किया। माइक ने टॉन्ट करते हुए पूछा कि क्या वह हार मानकर सरेंडर करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन हंटर ने ठंडे लहजे में बताया कि मिया उसके कब्जे में थी। उसने धमकी दी कि अगर माइक मिया को जिंदा देखना चाहता था तो उसे तुरंत शहर के एक लोकल स्टोर पर आना होगा। माइक एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसकी जान का खतरा था और दूसरी तरफ मिया। तभी हंटर ने फोन मिया की परसिस्टेंस कर दिया। माया ने रोते हुए माइक से माफी मांगी और कहा कि वह उससे दिल से प्यार करती थी। साथ ही उसने माइक से वहां ना आने और भाग जाने की गुजारिश भी की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, हंटर ने फोन काट दिया। अब माइक ने फैसला कर लिया था कि
कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मिया को बचाकर ही रहेगा, इसलिए उसने पटाखों का एक बड़ा स्टॉक अपने साथ उठा लिया। उधर हंटर ने भी अपने अडेप्टेशन को पूरी तैयारी के साथ तैनात कर दिया था। कुछ ही देर बाद माइक ने ओटिस की जीप में बैठकर धमाकेदार एंट्री मारी। जैसे ही वो अंदर घुसा उसने पटाखे जला दिए और अगले ही पल हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे का फायदा उठाकर हंटर के आदमी मिया को लेकर स्टोर के अंदर घुस गए और अगले ही पल माइक भी गाड़ी समेत स्टोर के अंदर घुस गया। उसने वहां का अनाउंसमेंट फोन उठाकर मिया से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और यह भी यकीन दिलाया कि ये बुरा सपना बहुत जल्द खत्म होने वाला था। तभी चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए माइक को स्टोर में रखी हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़ा, मगर लड़ाई के दौरान उसके पेट में चाकू लग गया। साथ ही एक गोली उसके सिर को छूते हुए निकल गई। लेकिन इतनी बुरी हालत के बाद भी माइक ने हार नहीं मानी। उसने पटाखों का इस्तेमाल करके हर तरफ धुआं और तबाही फैला दी और इसी का फायदा उठाकर एक एक करके अपने दुश्मनों का खात्मा करता गया। अंत में सिर्फ सैम ही बचा था। हंटर ने उसे तुरंत ऑर्डर दिया कि माइक को मार डालो, जबकि वह खुद मिया को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगा। तभी मिया ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए अपनी हथकड़ी खोल ली और तुरंत हंटर पर ही हमला कर दिया। इधर सैम ने माइक को ढूंढ निकाला। पहले वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन कुछ ही पलों में बात एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आखिर में माइक किसी तरह सैम की गोलियों से बचकर निकल गया। उधर हंटर माया को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी विक्टोरिया उसके सामने आ गई और उसने बिना देरी किए हंटर पर हमला कर दिया। इसी दौरान माइक ने भी सैम को काबू में कर लिया। उसने बंदूक तानकर उसकी जान लेने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी सैम ने सच बता दिया। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे लोग उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे। ये सुनकर माइक को एहसास हुआ कि सैम भी उसी की तरह एक मोहरा था, इसीलिए उसने उसकी जान बख्श दी। वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया हंटर का गला दबा रही थी। तभी मिस्टर क्रूगर वहां पहुंच गया और उसने दोनों को रोक दिया। इसी बीच मिया किसी तरह घायल माइक तक पहुंच गई थी। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे स्टोर से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरी जगह पुलिस ने घेर रखी थी। सभी ऑफिसर्स ने उन पर बंदूकें तान रखी थी। इसी बीच माइक एक घुटने पर बैठ गया। उसने माया को एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। माया ने मुस्कुराते हुए तुरंत हाँ कर दी, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस कर पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन दोनों पर टेरर चला दिया। फिर कुछ देर बाद मिस्टर क्रूगर जंगल में विक्टोरिया और हंटर के सामने खड़ा था। उसने दोनों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने विक्टोरिया को सरकारी ऑपरेशन में दखल देने और उसकी वजह से हुए आम लोगों की मौत के लिए कड़ी फटकार लगाई। उधर हंटर अपनी सोची समझी जीत पर घमंड करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने मिशन को सफलता से पूरा कर दिया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तभी मिस्टर क्रूगर ने एक ऐसा सच बताया जिसने हंटर के होश उड़ा दिए। उसने साफ कह दिया कि हंटर को यह ऑपरेशन चलाने की कोई ऑफिशियल परमिशन ही नहीं दी गई थी। यह सुनकर हंटर हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर मिशन कामयाब हो जाता तो सब लोग उसकी तारीफ ही करते। क्रूगर ने उसकी बात से हामी तो भर दी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना एक भी पल गवाए हंटर को गोली मार दी। यह देखकर विक्टोरिया ने अपनी जान की भीख मांगी। क्रूगर का मानना था कि माइक अब भी बहुत खतरनाक था, इसीलिए उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन विक्टोरिया ने उसे समझाया। उसने क्रूगर को याद दिलाया कि माइक ने अकेले ही सरकार के 17 खतरनाक स्ट्रॉन्गमैन एसेट्स को हरा दिया था। उसके हिसाब से माइक जैसा एजेंट सरकार के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकता था। इसके बाद हम माइक को एक इंटेरोगेशन रूम में जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं और मिस्टर क्रूगर खुद उससे पूछताछ कर रहा था। अब तक माइक अपनी पुरानी यादों और असली पहचान को पूरी तरह याद कर चुका था। इस घटना के करीब 6 महीने बाद हम देखते हैं कि माइक और मिया एक मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर कुछ आदमियों ने अचानक माइक को अगवा कर लिया। उधर विक्टोरिया सिक्योरिटी कैमरास के जरिए यह सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि माइक बिल्कुल वैसे ही उनके जाल में फंस चुका था जैसे उन्होंने प्लान किया था। आखिरकार किडनैपर्स माइक को एक कमरे में ले गए। वहां मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिना किसी हथियार के माइक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन माइक ने शांत रहकर कमरे का हर कोना ध्यान से देखा और फिर उसे हंसी आ गई कि बेटा तुम लोग तो गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको आज की यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस फिल्म या वेब सीरीज की कहानी देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट ही हमारी अगली वीडियो बन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और शानदार और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।